छात्रों, सबको मेरी ओर से नमस्ते। आज इस वीडियो में हम कक्षा 9 में हिंदी विषय में इकाई 16 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य के संबंध। छात्रों, इससे पहले मैं आपको कुछ उदाहरण के द्वारा कुछ बातें कर लेते, इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। छात्रों, आप सभी ने महाभारत देखी होगी। तो महाभारत में जब गुरु और शिष्य के संबंध कितने निकट और कितने अच्छे बताए गए हैं। उनके गुरु और शिष्य के संबंधों में कोई भी स्वार्थ की भावना दिखाई गई नहीं है। तो अर्जुन और द्रोणाचार्य के जो गुरु शिष्य के जो संबंध है, उसमें दिखाया गया है कि गुरु भी निस्वार्थ भाव से उसको विद्या सिखाता है, और अर्जुन यानी कि उसका शिष्य, जो उसका सबसे प्रिय शिष्य था, वह भी बहुत अच्छे से उनकी सारी आज्ञाओं का पालन करता है और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनता है। छात्रों, पहले के प्राचीन समय में जो गुरु किसी भी धनराशि लेकर किसी को भी विद्यालय में पढ़ाते नहीं थे। पहले के प्राचीन समय में विद्यालय में धन के आदि कोई गुरु को दक्षिणा, अपने छात्र जब उस लायक हो जाए तो छात्र उस गुरु दक्षिणा के स्वरूप में जो देना चाहे, जो गुरु मांगे वो उसको दे सकते थे। लेकिन अभी इस समय का गुरु शिष्य का संबंध और उस समय के गुरु के शिष्य और संबंध में बहुत ही अंतर देखने को मिलता है। अभी के गुरु सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, और शिष्य भी उसे खरीदने की कोशिश करते हैं। यानी कि आधुनिक युग में कहा जाता है कि शिक्षक अब वैसा पहले जैसा गुरु नहीं रहा। वह विद्यार्थी को संपूर्ण रीत से तैयार करने में इतनी मेहनत नहीं करता। इसी वजह से शिक्षण आज बिक चुका है। यानी कि कहीं कहीं हम देखते हैं जो बहुत तेज़ बच्चे होते हैं, उन्हें एडमिशन भी जल्दी कहीं नहीं मिलता, और जो पढ़ना ही नहीं चाहते उनका एडमिशन ऐसे ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉलेजेस में और स्कूल्स में डोनेशन के आधार पर उन लोगों को एडमिशन मिल जाता है, जिसमें जो सच में उस एडमिशन के लायक होता है वह रह जाता है, क्योंकि वह बेचारा इतना पैसे वाला नहीं होता, कि इतना धनवान नहीं होता कि वह अच्छे स्कूल में या अच्छे कॉलेज में पढ़ सके। छात्रों, इसी से जुड़े हुए ये इकाई में बताया गया है कि गुरु और शिष्य के संबंध भारतीय संस्कृति में कैसे है। तो इकाई की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लेखक का परिचय के बारे में पढ़ेंगे। इकाई 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। पहला जिसके लेखक है आनंद शंकर माधवन। श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के किवलन जिले में हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर बन गए। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी की सक्रिय सहभाग रहा है। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की। अब आप तीनों संस्थाओं को संचालक हैं। अब वे तीनों संस्थाओं के संचालक हैं। मलयालम तथा तमिल दोनों की भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद अपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की। आपके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुल्य है। बिखरे हीरे, अनल शलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी
आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत है। उन्होंने साहित्य वह 2-3 भाषाओं के जानकार है, यानी कि मलयालम और तमिल, लेकिन फिर भी उन्होंने साहित्य सर्जन किस भाषा में उसको सृष्टि दी? हिंदी भाषा में। माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में करारा व्यंग किया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्राचीन के गुरु शिष्य का संबंध और आज के गुरु शिष्य का संबंध में कितना अंतर है। उन्होंने परोक्ष रूप से इस शिक्षण प्रणाली पर एक करारा व्यंग किया है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृत का बोलबाला है। इस कारण गुरु शिष्य संबंध में परिवर्तन आया है। हमारा समाज जिसमें अब से कोई भी कार्य में मात्र और मात्र व्यवसाय ही चलता है, इस वजह से आज गुरु शिष्य के संबंध यह नतीजे पर पहुँचे हैं। ऐसे उनके संबंधों में परिवर्तन आया है। शिक्षक भी स्वार्थी बना है और विद्यार्थी भी स्वार्थी बना है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते हैं। शिक्षा देने एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज वैसी स्थिति है? क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है। लेखक कहते हैं कि पहले की जैसे शिक्षा क्षेत्र में निष्ठा रही है। पहले जैसे नज़र आता था कि अंतर्मुखी होकर सोचने के लिए वह कहते हैं। शिक्षा तो आज खरीदी जा रही है, ऐसा लेखक कहते हैं। इस गद्य में उन्होंने गुरु और शिष्य के संबंधों के ऊपर बहुत बड़ा व्यंग किया है। उसी भारतीय संस्कृति की जो मान मर्यादा है उसको आधार में रखते हुए उन्होंने गुरु शिष्य के संबंधों का उन्होंने वर्णन किया है वर्तमान परिस्थिति के रूप में। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्या मंदिर के समान माने जाते थे। विद्यालय को विद्या मंदिर के समान मानते हैं, यानी कि शिक्षा का जो हमारा स्थान होता है, जहाँ हम शिक्षा लेते हैं, उसे मंदिर के स्वरूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। उसे मंदिर के स्वरूप में हम मानते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, यानी कि शिक्षा देना एक आध्यात्मिकता का कार्य था जो आज व्यावसायिक कार्य बन चुका है। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। पहले पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। उस शिक्षा के काबिल बनना पड़ता था छात्र को। लेकिन आज कैसे छात्र हैं कि जो काबिल नहीं होते हैं उन्हें हर जगह वह शिक्षा खरीदने का प्रयत्न करते हैं, और जो बेचारे काबिल होते हैं वह मेहनत कर के थक जाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी कोई अपने नसीब के अनुसार आगे निकल जाता है तो कोई कहीं वहीं का वहीं रह जाता है। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। शिक्षण में आज इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि वह आज एक पेट पालने का साधन, यानी कि एक व्यावसायिक बहुत बड़ा व्यावसायिक कार्य बन चुका है, पेट पालने का साधन बन चुका है, जिसमें शिक्षक की निष्ठा डूब चुकी है। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक स्थिति में क्रियाशील नहीं है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है, जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया है। यहाँ गुरु वेतनभोगी नहीं होते थे और न शिष्य।
शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निस्संदेह उस भारतीय मिट्टी का उपज नहीं है। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। शिष्य पुत्र से भी अधिक प्रिय थे। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षा, दान, क्रिया, उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान भी परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। वह आज पेट पालने का जरिया बन गई है। पहले के समय में क्या था कि गुरु को ही परमेश्वर समझा जाता था। शिष्य को भी उसका वेतन देना नहीं पड़ता था। आज शिक्षा को खरीदा जा रहा है और गुरु ने इसको व्यवसाय के स्वरूप में स्वीकार कर लिया है। पेट पालने का एक बहुत बड़ा जरिया। और शिक्षण में भ्रष्टाचार, यानी कि जो पहले शिक्षा का स्थान मंदिर हुआ करता था, वह आज व्यावसायिक क्षेत्र बन चुका है। उसके बाद प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ था, पर जब उन्होंने अमेरिका नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मलाए लेकर स्वागत करने। जब हमारे देश में एक ऐसी सोच है कि हमारी जो संस्कृति है उसमें बहुत सारे अच्छे कार्य हैं, अच्छे कलाएं हैं, अच्छे संस्कार हैं, लेकिन उसे तभी लोग स्वीकार करते हैं कि जब इसकी विदेश में कदर होने लगे, विदेश वाले उसे समझे, उसकी वाह वाह करे, तभी भारतीयों को उसका एहसास होता है कि हमारी संस्कृति किसी से भी कम नहीं है। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े, यह राग अल्पते हुए अमादेर ठाकुर कठोर सपूत। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भारतनाट्यम और कथकली को कोई नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेशों से मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतनाट्यम और सोचने लगे, हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज़ें भी पड़ी थी क्या। जब नृत्य कला में भी भरतनाट्यम और कथकली को कोई इतना महत्व देता नहीं था, लेकिन विदेशों में जब उसकी कदर होने लगी, विदेशों में उसकी वाहवाह होने लगी, उसके चाहने वाले लोग बढ़े विदेशों में, तब भारतीयों की आँख खुली कि हमारी संस्कृति में भी इतनी अच्छी कलाएं हैं, उसकी कदर भी होती है। यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नजर आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते। यानी हमारे देश में जो संस्कार है, जो कला है, जो कार्य करने की शैली है, वह नहीं दिखता किसी को भी। हमारी अच्छी चीज़ें, अच्छे संस्कार, अच्छी कलाएं, अच्छे कार्य नहीं दिखते, लेकिन दूसरों के सौंदर्य को देखकर वह मोहित हो जाते हैं। यानी दूसरे देश के लोगों को देखकर उसका अनुकरण करने की भावना भारतीयों में बसी हुई है। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मूलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। मैक्स मूलर नाम का एक ज्ञान पाने एक व्यक्ति था जिसको भारत की संस्कृति बेहद पसंद थी। वह भारत आकर पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जीवन भर इसके लिए प्रार्थना की कि वो भारत जा सके, लेकिन वह भारत शायद ही आ पाए थे। और हमारे देश के लोग जर्मनी, कनाडा और अमेरिका आदि, विलायत आदि जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वे वही सोचते हैं
कि बाहर पढ़ने जाना यानी सबसे बड़े गर्व की बात है। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। छात्रों, इसमें इस वाक्य के दौरान कवि लेखक बहुत बड़ा व्यंग करते हुए कहते हैं कि ऐसे लोग जो मानते हैं कि जर्मनी, अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में अपने बच्चों को पढ़ाना, अच्छे से डिग्री हासिल कराना एक बहुत बड़े गर्व की बात है, तो वे उन लोगों को क्या कहते हैं लेखक कि गधे को गणित पढ़ाने जैसा व्यर्थ प्रयास है। गधा कभी गणित नहीं पढ़ सकता, इसलिए हमारे लेखक भी कहते हैं कि ऐसे लोग जो सोच रखते हैं कि हमारे देश में पढ़ाने से अच्छा दूसरे देश में बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, तो यह गलत बात है। छात्रों, इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद का इकाई गद्य दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे। इससे जुड़े कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपको लिखने के लिए देती हूँ, वह सब आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, अब गुरु कैसा हो गया है? दूसरा प्रश्न है, प्राचीन काल में शिक्षा केंद्र थे, कैसे थे? तीसरा प्रश्न है, माधवन जी इस गद्य में कौन सा व्यंग प्रदर्शित किया है? चौथा प्रश्न है, शिक्षालय किसके समान है? शिक्षणालय किसके समान है? छात्रों, इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर पूर्ण होती है। आगे का गद्य हम दूसरे वीडियो में पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मेरा आप सबको नमस्कार।